हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्न असाइनमेंट की जो वन लाइनर पीडीएफ अपनी चल रही है दोस्तों, तीसरे सेमेस्टर की एक और वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। और पिछली जो वीडियो डाली गई उनको भी जरूर देखेगा। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा समय निकाल कर आप प्लीज़ एक बार रिविजन कीजिएगा तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का अपना एक नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। एक सिंबल दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ कंड्यूटर एसेसरी, यानी एक जहाँ पर डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि किस चीज़ का है। तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम दोस्तों। हम हिंदी की तरफ चलते हैं। तो कंड्यूट सामग्री का नाम यहाँ पर बताया गया था दोस्तों ठोस बैंड। ठोसे का बैंड था, मुड़ाव था उसमें जो मोड़ पर काम में लेते हैं वायरिंग में। तो ठोस बैंड इसका नाम था। राइट आंसर ए ऑप्शन। और मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इंटरमीडिएट स्विच का पूछा है दोस्तों। तो इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने टू वे स्विच है वो एक लैंप के लिए 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए उपयोगी में किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाकर देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बीच में आ गया इंटरमीडिएट और दोनों तरफ आगे टू वे स्विच है। ये इसके 3 सिरे मान लेते हैं। चलो एक यहाँ पर लगा देते हैं। तो साइडों में जैसे इंटरमीडिएट स्विच हमेशा एक ही लगता है दोस्तों, और उसके बाद में सॉरी टू वे स्विच है वो 2 ही लगते हैं। इसके बाद में जैसे लैंपों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर एक लैंप कंट्रोल करना है तो एक इंटरमीडिएट स्विच। अगर 2 लैंप स्विच कंट्रोल करने हैं तो 2 इंटरमीडिएट स्विच। 3 लैंप कंट्रोल करने हैं तो 3 इंटरमीडिएट स्विच। लेकिन शुरुआत में और जो अंत में जो टू वे स्विच है उसकी संख्या वो परिपथ में 2 ही रहती है, हमेशा याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने टू वे स्विच लगाएंगे। कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है एक नहीं होगा दोस्तों, 2 होंगे, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। बाकी आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस प्रकार ये क्वेश्चन लगा। मेरे हिसाब से यही होगा। यहाँ पर 2 टू वे स्विच इसके लगेंगे। कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या होता है। कंसील्ड या डक्ट वायरिंग इसको बोल सकते हैं। जो अंडरग्राउंड वायरिंग आजकल करते हैं उसका पूछा गया है कि इसको फ़ायदा क्या है। तो नमी से सुरक्षा, नमी से सुरक्षा। राइट आंसर डी ऑप्शन। इन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन है वो उसको सूट करता है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक, फ्यूजिंग फैक्टर कितना है दोस्तों। HRC का 1.11 होता है दोस्तों। रिवायरेबल का 1.4। और किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है। किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में। तो इम्पल्स या आवेग रिले, इम्पल्स या आवेग रिले को क्या है AC और DC दोनों में लगा सकते हैं, काम में ले सकते हैं दोस्तों। और विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम यहाँ पर फिर एक डायग्राम दिया गया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कितनी यहाँ पर पिन है इसके और किस प्रकार का ये उपकरण है। तो ध्यान से देखने के बाद में एक उपकरण बताया गया है। तो सीधा प्रवेश के साथ लोहा संयोजक आयरन कनेक्टर यहाँ पर बताया गया दोस्तों। डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ने वाला जो आयरन कंडक्टर होता है 2 पिन वाला, ये वहाँ पर बताया गया है। और फिर एक डायग्राम है दोस्तों कि इस प्रतीक का नाम क्या है। तो ये प्रतीक तो भाई बहुत बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखने वाला एक लॉजिक इसमें लगता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा सिंबल है, प्रतीक है। तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछा जाए। तो सामग्री का नाम है दोस्तों बहुस्थिति सिंगल पोल स्विच, यानी बहुस्थिति सिंगल पोल स्विच। मल्टी पोजीशन वाला है दोस्तों। किसी भी स्थिति में इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन एक स्विच है, स्विच पोल एक ही है ये। और घरेलू तारों में जो लचीली तारें होती हैं, फ्लेक्सिबल तारें होती हैं, पतली तारें होती हैं, उनका उपयोग क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेबल उपकरणों के कनेक्शन करने के लिए, जैसे मेज़ पर रखा हुआ पंखा होता है, छत का पंखा होता है, और किसी भी उपकरण को जैसे प्रेस लगाना है, कूलर लगाना है, तो उस वहाँ पर जो तार लगी होती है फ्लेक्सिबल होती है। इसी कारण होती है हम उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट वो आसानी से कर सकते हैं। और किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग है वो 100 एम्पीयर से अधिक पर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, MCCB। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर का उपयोग है वो 100 एम्पीयर की धारा से अधिक वाले स्थान पर की जाती है। जहाँ पर 100 एम्पीयर से अधिक धारा में कंट्रोल करनी हो तो वहाँ MCCB का उपयोग किया जाता है। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है। तांबे के तार पर टिन की कोटिंग क्यों करते हैं। तो तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकने के लिए, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। और 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या होता है। तो 4 कुचालित चालकों का समूह होता है दोस्तों क्वाड। और
2 वाले का क्वाड्रप्लेक्स है, सॉरी क्वाड्र यहाँ पर बताया गया 4 वाला, ट्रिपल 3 और डबल 2 और 4 जो समूह होते हैं क्वाइल वाइंडिंग में से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो 4 तालकों वाले समूह का नाम होता है क्वाड्रप्लेक्स या क्वाड यहाँ पर बोला गया है। और 4 लैंप को कंट्रोल करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे स्विच लगेंगे? 4 लैंप को कंट्रोल करना है गोदाम वायरिंग में, यानी 4 लैंप को कंट्रोल करने के लिए गोदाम वायरिंग में 2 वे स्विच कितने होंगे? तो दोस्तों वहाँ पर 3 2 वे स्विच होंगे 4 लैंप को कंट्रोल करने के लिए। यानी गोदाम वायरिंग में जितने, पहले तो ये है कि 2 वे स्विच ही गोदाम वायरिंग में लगते हैं। 4 लैंप कंट्रोल करने हैं तो उस लैंप से एक कम हमें 2 वे स्विच चाहिए। जैसे 5 लैंप अगर कंट्रोल करने हैं गोदाम वायरिंग में तो 2 वे स्विच कितने चाहिए? 4। अगर हमें 10 लैंप कंट्रोल करने हैं तो 2 वे स्विच कितने चाहिए गोदाम वायरिंग में? 9 चाहिए, यानी एक उससे कम कर दो। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्रिप प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त क्यों होती है? तो क्योंकि कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है, यानी पूरी इमारत की सप्लाई बाधित न हो। अगर किसी एक इमारत की, जैसे एक मंजिल की अगर सप्लाई खराब हुई है तो उसी में से फ्यूज निकाल कर वो दोष ढूंढ लिया जाता है, उससे पता चल जाता है। और सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने दो पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने के लिए तो राइट आंसर नायलॉन का प्रयोग वो किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर फिर डायग्राम दिया गया है, कौन सा प्रतीक ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक 8 बनाया गया है, 8 के जैसा प्रतीत होता है, तो ध्यान से देखिएगा। छत का पंखा सीलिंग फैन का प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सीलिंग फैन का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है और राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। प्रतीक जितने भी दोस्तों एग्जाम एक बार जरूर देख कर जाना, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो रिले का नाम क्या है? एक बार फिर एक डायग्राम दिया गया, रिले यहाँ पर पूछी गई है, कौन सी रिले है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कौन सी रिले हो सकती है दोस्तों? ड्राई रीड रिले दोस्तों, ड्राई रीड रिले। उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और उसको लिखिएगा अपनी किताब में कि ड्राई रीड रिले का डायग्राम ये होता है। और फिर एक आरेख दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, इसका नाम हमसे पूछा है। इस तरह का जो डायग्राम होता है वायरिंग में किस तरह, कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? बहुत तरह के डायग्राम बनाए जाते हैं वायरिंग के दौरान, और वायरिंग का अपना एक पूरा टॉपिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जरूर देखिएगा। आरेख का नाम है दोस्तों इंस्टॉलेशन आरेख, यानी स्थापना योजना। स्थापना होने के बाद में किस प्रकार का जो आरेख हमें दिखाई देगा, पूरा डायग्राम किस प्रकार वायरिंग हमारी दिखाई देने वाली है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन लेआउट या स्थापना योजना। आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आईसीडीपी स्विच का प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर पहले बात करते हैं आईसीडीपी स्विच का फुल फॉर्म। तो आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच इसके कई बार फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है। तो इसका उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? सिंगल फेज वाले जो घरेलू स्थापना में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। राइट आंसर है सी ऑप्शन। और कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? कौन सी सामग्री सामान के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा इनमें से सीलिंग रोज। सीलिंग रोज कौन सी है? यानी जो विद्युतिक सामग्री होती है हमारी वायरिंग में, तो उनका एक वर्गीकरण भी किया गया है, आपको एक वीडियो में करवाया जाएगा पूरा। तो सीलिंग रोज, सीलिंग रोज किस में आती है दोस्तों? सामान्य वर्गीकरण में आती है। और डीसी सीरीज एमसीबी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो डीसी सीरीज एमसीबी का प्रयोग दोस्तों लोकोमोटिव में, रेल इंजन में किया जाता है। लोकोमोटिव जो मोटर है वहाँ पर होती है, वहाँ पर एमसीबी कौन सी होती है? डीसी सीरीज एमसीबी। और दोस्त में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय कौन सा होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आया था, राजस्थान लाइनमैन में प्री में आया था। तो जितने समय में वो फ्यूज है वो सर्किट को काटता है, तोड़ता है इस परिपथ को, तो उसके द्वारा जो समय लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो कट ऑफ गुणांक होता है दोस्तों। कट ऑफ गुणांक, यानी कितने समय में उसने सप्लाई को कट किया है, तो वो उसका होगा कट ऑफ गुणांक। राइट आंसर है सी ऑप्शन। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है? तो वायरिंग का ट्री सिस्टम बहुमंजिला जहाँ इमारतें होती है वहाँ पर काम में लिया जाता है दोस्तों। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना होता है दोस्तों? यानी पीवीसी जो पाइप होती है अपनी वायरिंग में काम में लेते हैं, तो उसको कितने आकार तक की पाइप को हम ठंडी उसको मोड़ सकते हैं? जिसका 25 mm तक की पाइप, उससे अधिक जो पाइप होगी उसको गर्म करना पड़ेगा, और 25 mm तक की पाइप को हम आसानी से मोड़ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग प्रणाली की सिफारिश क्यों की जाती है? क्योंकि बिजली का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस दोनों का बचे। ये क्योंकि वायरिंग
होम थिएटर की वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों क्या है, बहुत बड़ी पावर की वायरिंग है। इसमें भी बहुत उच्च क्षमता के यहाँ पर सॉकेट लगते हैं, उच्च धारा की आवश्यकता होती है और पावर के लिए अलग चाहिए ही। तो दोनों का एक इंटरफ्रेंस ना हो, बाधित ना हो सप्लाई, तो इसके लिए दोनों में अलग जो क्या है वायरिंग कर दी जाती है। और प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है, लाइटनिंग सर्किट यहाँ पर बताया गया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कौन सी वायरिंग यहाँ पर बताई गई है। तो डायग्राम ध्यान से देखने पर पता चलता है दोस्तों, ये है अपना गोदाम वायरिंग। राइट आंसर है सी ऑप्शन, गोदाम की वायरिंग। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग वो किया जाता है। तो कंड्यूट पाइप को मोड़ने के लिए हिक्की का उपयोग वो किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिक्की। और एमसीबी का विस्तार रूप क्या है। तो एमसीबी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, सॉरी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और वो एमसीसीबी थी, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। और ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है, ईएलसीबी, तो ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी नाम से ही पता चलता है कि अर्थिंग में जहाँ पर लीकेज होगा वहाँ पर ये जो काम में आएगी। तो ईएलसीबी का उद्देश्य होता है दोस्तों अवशेष धारा या लीकेज धारा होता है उसको देखना, लीकेज धारा को या अवशेष धारा को देखना। और आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कटआउट का उद्देश्य क्या होता है। फ्यूज कट एक दिया गया सप्लाई में, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन ओवरलोड है या नहीं। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि डाई स्टॉक सेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। डाई और स्टॉक सेट का उपयोग, तो जहाँ पर हमें बेलनाकार पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काटनी होती है, बाहरी थ्रेड होती है बेलनाकार पाइप या कोई छड़ होती है बेलनाकार, उस पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए डाई और स्टॉक का उपयोग है वो किया जाता है। और सीलिंग रोज सामग्री किस वर्गीकरण में आती है, ऊपर हमने बात की थी दोस्तों। और निर्गम सामग्री, निर्गम आउटपुट सामग्री में काम में ली जाती है सीलिंग रोज, पंखे में जो लगती है सीलिंग रोज। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है। वायरिंग जब हम करते हैं तो उसमें एक वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ सर्किट डायग्राम क्यों बनाया जाता है। तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, उसके पूरे वायरिंग के किस प्रकार कनेक्शन होंगे, कहाँ पर पंखा लगे, कहाँ पर हमें पावर की जो सॉकेट लगानी है, कहाँ पर एसी लगानी है, कहाँ पर कूलर होगा, तो कहाँ पर लाइट लगेगी। तो इस प्रकार पूरी वायरिंग को दिखाने के लिए एक सर्किट आरेख है वो पहले बनाया जाता है वायरिंग इंस्टॉल करने से पहले। तो यह देखता है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन कैसे होंगे, कैसे दिखाएगी वो। एल सीरीज एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। एल सीरीज एमसीबी ऊपर हमने बात की थी दोस्तों। जनरल लाइटनिंग जहाँ पर काम में लिए जाते हैं वहाँ पर एल सीरीज के एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। और एक पिछली वीडियो में हमने बात की थी गीजर और हीटर में भी एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग वो किया जाता है। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है घरेलू वायरिंग में। तो क्योंकि कोई अलग से जोड़ों का उपयोग है वो इसमें नहीं किया जाता है। लूपिंग बैक विधि में कोई अलग से जोड़ का उपयोग अब इसमें नहीं किया जाता है, बहुत ही कम जोड़ इसमें होते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन का प्रदर्शित चिन्ह में अक्स क्या में इंगित करता है। एक्स दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया ये रहा एक्स, तो ये हमें क्या एक वायरिंग में दर्शाता है वो तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लिंब पर तारों की संख्या बताता है दोस्तों, लिंब पर तारों की संख्या ये बताता है कितने तार यहाँ पर आने वाले हैं। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। और वायरिंग विधि का नाम क्या है, फिर एक वायरिंग उस डायग्राम देखिए दोस्तों। ये जो आप ध्यान से देखिएगा डायग्राम कौन सा है वायरिंग का, तो ये लूपिंग बैक विधि दोस्तों ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पर जोड़ कम प्रयोग में लिए जाते हैं लूपिंग बैक विधि। और अगला डायग्राम है कि वायरिंग फिर एक थी कि कौन सी वायरिंग है। तो यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, आपको पता है 2 वे स्विच लगा हुआ है। 2 वे स्विच है वो जीने की वायरिंग, जीने के परिपथ में काम में ली जाती है। जीने का परिपथ कौन सा होता है, सीडिया, जिसको पेड़ी बोलते हैं ना हमारे घरों में सामान्य। तो वायरिंग सीडी में वायरिंग होती है, वहाँ पर जीने का परिपथ है 2 वे स्विच काम में लिया जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है रिले का प्रकार क्या है। एक बार फिर एक रिले दी गई है और रिले को देख लेते हैं कौन सी रिले है दोस्तों। बिल्कुल आपको पता है सप्लाई देने पर जैसे यहाँ पर ये दो चुंबक बड़ी है और यहाँ से प्लस और नेगेटिव 2 सिरे होंगे, और जब इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो ये इसके चिपक जाएगा। तो इससे कौन सी एक रिले प्रदर्शित होती है, जो ये विद्युत चुंबकीय रिले यानी विद्युत पर काम करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिव रिले होगी दोस्तों। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि
अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करनी है यदि ELCB ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पियर है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। और यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है, तो वायरिंग का कौन सा एक प्रकार दिखाया गया है, तो ध्यान से देखने पर यह वायरिंग कौन सी दिखाई गई है दोस्तों, यह एक क्लीट वायरिंग दिखाई गई है, क्लीट वायरिंग। और BIS के अनुसार कठोर कंडक्टर पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है। क्लीट वायरिंग क्या होती है दोस्तों, एक अस्थायी वायरिंग होती है। तो अस्थायी होने के कारण क्या है, एक आड़ी तिरछी रेखा के रूप में इसको बना दिया जाता है। तो BIS के अनुसार कठोर कंडक्टर पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है, तो राइट आंसर 11 mm से 27 mm। और अगला है कि गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंडक्ट का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए, तो राइट आंसर कठोर इस्पात कंडक्ट। यहाँ पर गैस विस्फोट होने की संभावना बनी होती है, तो वहाँ पर कठोर इस्पात के कंडक्टों को लगा दिए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है, सामान्य स्थिति में संपर्क करना, असामान्य स्थिति में या असामान्य स्थिति में ऑटोमेटिक रूप से परिपथ को तोड़ना। तो बिल्कुल सर्किट ब्रेकर जब लाइन में या किसी परिपथ में असामान्य रूप से कोई फॉल्ट आता है तो उसको परिपथ को तोड़ देता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। MCB में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या होता है, तो ओवरलोड से बचाती है दोस्तों, यानी ओवरलोड होने पर वो दोनों संपर्क टूट जाते हैं, उसके मुड़ जाती है। ओवरलोड होने पर अधिक धारा उसमें से प्रवाहित होती है, तो नरम लोहे की उसमें धात्विक पत्तियाँ लगी होती हैं और वापस सामान्य अवस्था में आने के बाद पत्ती होती है वो अपने सामान्य अवस्था में आ जाती है और सप्लाई को कॉन्टैक्ट में जुड़ जाती है वापस। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। लीकेज धारा जो हमने बात की थी दोस्तों ELCB, इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ELCB क्या करता है, झटके से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जो लीकेज धारा होती है वो उपकरण की बॉडी में से प्रवाहित न होकर ELCB के माध्यम से अर्थिंग में चली जाती है, तो झटके से सुरक्षा प्रदान करती है। और अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग, तो ऊपर हमने बात की दोस्तों क्लीट वायरिंग। अस्थायी वायरिंग का प्रकार है क्लीट वायरिंग। मेलों में जो वायरिंग की जाती है कुछ समय के लिए क्लीट वायरिंग होती है। वायरिंग के लिए लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है, लूपिंग सिस्टम में फेज चालक को कहाँ लगाया जाता है, तो सॉकेट में फेज का संयोजन है वो कनेक्ट किया जाता है दोस्तों। एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, दोनों के सॉकेट संयोजन में लगाए जाते हैं। कितने लिंक क्लिप है वो BIS नियमों के अनुसार की कोड बोर्ड में पैक किए जाते हैं, कोड बोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं। तो यहाँ पर निम्मी ने जो राइट आंसर माना है दोस्तों 100 क्लिप यहाँ पर माना है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, तो यहाँ पर हमको BIS नियम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो नियम है वहाँ पर कोड बॉक्स में कितने लिंक क्लिप, 100 लिंक क्लिप यहाँ पर माने गए हैं। वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या होता है, वायरिंग सर्किट का एक डायग्राम दिया गया है दोस्तों। वायरिंग सर्किट है, तो यहाँ पर जैसे ध्यान से देखने में एक स्विच यहाँ पर लगा हुआ है और एक 2 वे स्विच लगा हुआ है। एक बार तो क्या है मौजूदा जो अवस्था है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विच है, ये स्विच है वो, ये जो लैंप है वो परिपथ से बाहर है और धारा यहाँ से होकर यहाँ से प्रवाहित हो रही है। 2 वे स्विच के माध्यम से अगर पूरी सप्लाई हमें अगर इस तरह जोड़ देंगे तो दोनों लैंप कार्य करेंगे। तो दोनों में श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर दोनों को क्या है पूरी वोल्टेज नहीं मिलेगी। और यहाँ पर पूछा गया है वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है कि एक लैंप उज्ज्वल और एक 2 लैंप मंद संचालित होंगे, यानी एक लैंप तो पूरा जलेंगे लेकिन दोनों जोड़ने पर दोनों लैंप है वो पूरी वोल्टेज न मिलने के कारण पूरा तो प्रकाश नहीं दे पाएंगे, मंद संचालन होगा दोनों का। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का कारण क्या होता है, ऊपर हमने बात की थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों पावर और होम थिएटर दोनों की वायरिंग के लिए उच्च पावर परिपथ की आवश्यकता होती है। तो ऑडियो और वीडियो सिस्टम में हस्तक्षेप इंटरफेरेंस न हो दोनों के बीच में, इससे बचने के लिए दोनों की अलग वायरिंग की जाती है। और अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ाई जाती है, तो अर्थ के प्रतिरोध मान पर क्या होगा, तो इसकी लंबाई बढ़ने पर अर्थ का जो प्रतिरोध होता है वो घट जाएगा दोस्तों। पोर्टेबल उपकरणों को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर निर्गत सामान आउटपुट सामान होता है, जिसके अंतर्गत है जो उपकरण संचालित किए जाते हैं, जैसे पंखा हो गया, जो मेज पर रखने वाला पंखा हो गया और सीलिंग फैन हो गया, अन्य जो उपकरण होते हैं कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया। तो पोर्टेबल जो उपकरण होते हैं वो आउटपुट निर्गत सामान के अंतर्गत आते हैं। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक होता है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक है, तो कार्यात्मक कुचालक वहाँ पर माना गया दोस्तों। इंग्लिश की तरफ देखें तो फंक्शनल इंसुलेशन, यानी उचित रूप से वो कार्यकर्ता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, फ्यूज है वो सुरक्षा सामान के अंतर्गत आता है दोस्तों, फ्यूज एक सुरक्षा सामान के अंतर्गत आता है।
ईसीसी का विस्तार क्या है? तो ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजस्थान लाइनमैन में अब की बार पूछा गया था 2022 में एग्जाम हुआ था, नवंबर 2022 में। उस समय ईसीसी का विस्तार पूछा गया, तो राइट आंसर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यहाँ पर माना गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन ईसीसी। और हेलोजन लैंप के लिए किस प्रकार का एमसीबी प्रयुक्त होता है? हेलोजन लैंप के लिए, तो राइट आंसर है हेलोजन लैंप के लिए जी सीरीज एमसीबी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और डीसी में कौन सी एमसीबी होगी दोस्तों? तो डीसी में काले रंग की, डीसी में काले रंग की। और आइसोलेटर के लिए लाल रंग की। 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? 300 वाट से ऊपर क्षमता के लिए गोलियत एडिशन लैंप होल्डर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है दोस्तों। गोलियत एडिशन लैंप होल्डर। और 200 से 300 वाट के लिए एडिशन स्क्रू होल्डर का प्रयोग किया जाता है, 200 से 300। तो वहाँ पर एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। और 300 वाट से ऊपर के लिए गोलियत एडिशन स्क्रू होल्डर का प्रयोग वो किया जाता है। AWG का विस्तार क्या है? तो AWG अमेरिकन वायर गेज, ये भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों दिल्ली मेट्रो में। और BIS का प्रतीक चिन्ह है, BIS ब्यूरो ऑफ, अच्छा एक डायग्राम दिया होगा दोस्तों, BIS यहाँ से देख लेते हैं। BIS के अनुसार जो प्रतीक दिया गया है किसका है ये? तो आंसर राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। BIS का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर बताया गया है इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया दोस्तों। इस प्रकार इंटरमीडिएट स्विच के जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उसमें 9 सिरे होते हैं। और आरेख का प्रकार एक बार फिर हमसे एक डायग्राम पूछा गया है कि कौन सा डायग्राम होगा ये? तो वायरिंग है या सर्किट है या इंस्टॉलेशन है या लेआउट डायग्राम है? तो ध्यान से देखने पर दोस्तों ये है अपना एक वायरिंग डायग्राम, यानी वायरिंग पूरी हम करने जा रहे हैं तो पहले लेआउट बना लेते हैं उसका। तो वायरिंग डायग्राम बताया गया दोस्तों। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा वायरिंग डायग्राम। और अगला अपना क्वेश्चन है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में जो तांबे का अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है उसका न्यूनतम आकार कितना होता है? तो उसका होता है दोस्तों 1.5 mm स्क्वेयर, यानी तांबे का 1.5 mm स्क्वेयर इसको बोलेंगे, 1.5 mm स्क्वेयर इसको सामान्य अवस्था में बोल देते हैं। और अगर एल्यूमिनियम का होता तो एल्यूमिनियम का कितना होता है दोस्तों? 2.5 mm स्क्वेयर, यानी 2.5 mm स्क्वेयर इसको बोलते हैं सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में। और 3 फेज पावर की अलग होती है दोस्तों। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? अर्थ प्रतिरोध का मान कम करने के लिए धरती के गड्ढों में उसे गीले नमी बनाए रखनी चाहिए। और अर्थ इलेक्ट्रोड की लंबाई यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मौजूदा हमारे द्वारा बनाई जा चुकी अर्थिंग, मौजूदा अर्थिंग है, तो क्योंकि इलेक्ट्रोड एक बार स्थापित कर दिया तो बार बार उसको स्थापित नहीं कर सकते। ऊपर हमने एक बात की थी कि इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर प्रतिरोध कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मौजूदा अर्थ संयोजन है, अभी वर्तमान में जो अर्थिंग की हुई है अब उसमें ही हमको प्रतिरोध कम करना है। तो उसमें एक ही काम हम कर सकते हैं कि उसमें हमेशा नमी बनाए रखनी चाहिए, गड्ढों में पानी भरते रहना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों होती है? यानी अर्थिंग जो टेस्ट होता है उसमें एसी सप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है? डीसी क्यों नहीं लेते? क्योंकि डीसी में विद्युत रासायनिक बल जो मिट्टी में क्षारीयता पाई जाती है, इसके कारण क्या है वो इसके साथ रासायनिक बंध बना लेती है। तो विद्युत अपघट्य बल को हटाने के लिए हम क्या वहाँ पर डीसी काम में नहीं लेते, एसी काम में लेते हैं अर्थिंग टेस्टिंग में। एसी सिंगल फेज वायरिंग के वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर V बराबर IR, V बराबर I इंटू आर, सिंपल सा ओम के नियम के अनुसार। और IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम लोड कितना होता है दोस्तों? पावर के लिए 3000 वाट का होता है। और लाइटनिंग या प्रकाशीय परिपथों के लिए कितना होता है दोस्तों? लाइटनिंग और प्रकाशीय परिपथों के लिए 800 वाट। और कनेक्टिंग पॉइंट दोनों के कितने होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। 800 वाट। और अधिकतम कितने बिंदु उपभोग बिंदु कितने होते हैं और पावर के उपभोग बिंदु कितने होते हैं, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में भी पूछ लीजिएगा। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो राइट आंसर ऊर्जा मापी, राइट आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा मापी का। और अगला हमारा क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में, ये जो डायग्राम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो को देखता नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बीच में आपको आपकी बार नहीं बोला, लास्ट में बोल रहा हूँ। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।